प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में थाना कप्तानगंज के चिवता गांव में प्रेमिका से मिलने के चक्कर में उसके घर पहुंचना युवक को भारी पड़ गया और उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। गांव में पड़ोस का ही मामला था, इसलिए तनाव फैल गया। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। एसपी ने बताया कि 5 के खिलाफ तहरीर दी गई थी और 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे से प्रेम प्रपंच को लेकर ऐसी घटना न हो, इसके लिए बीट को और मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के चिवता निवासी 19 वर्षीय मनीष कुमार का चक्कर गांव के ही एक लड़की से कुछ दिनों से चल रहा था। बीती रात लड़की के परिजनों ने मनीष कुमार को लाठी डंडे व रस्सी से बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसकी हत्या कर दी। सूचना पाकर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो परिजनों ने घर में घुसकर चोरी करने का आरोप लगा दिया। मौके पर अधिकारी दल बल के साथ पहुंचे। जिस लड़की से मनीष का प्रेम प्रपंच था उसको व उसके परिजनों को पूछताछ के लिए थाने पर पुलिस ले आई, तब जाकर असली बात सामने आई। थाने का एक चौटा गांव है, उसमें एक पड़ोस का रहने वाला लड़का जो कि एक अपने पड़ोस की लड़की से उसके कुछ प्रेम संबंध थे, रात्रि में उसके घर चला गया था। घर वालों ने उसे देख लिया, उसके साथ मारपीट की और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में 5 लोग अभियुक्त बनाए गए, पांचों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, बीट कांस्टेबल्स को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि बीट में जाएं और इस तरह के जो संबंध चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी रखें और कहीं झगड़ा होने की संभावना अगर है, आस पड़ोस का मामला है, तो उसकी बीट अंकित करके उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करें। कुछ गिरफ्तारियां हुई सर? इसमें 5 लोग पूछताछ के लिए थाने लाए गए हैं और साक्ष्य के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की भी जाएगी। घटना के बाद से ही युवक के घर कोहराम मचा है। उसके भाई के अनुसार साजिशन युवक को लड़की के परिजनों ने अपने घर बुलाया और उसका हाथ पैर बांधकर पीट कर मार डाला। देर रात 2:30 बजे के करीब किसी तरह सूचना मिली तो लड़के को छुड़ाए, लेकिन वह तड़प कर आंखों के सामने ही मर गया। सर मामला था कि लोग घर अपने बुला कर, लड़की फ़ोन करके बुला कर अंदर लोग उसके बांध कर, हाथ गोड़ बांध कर उसे लोग जान से मार दिए। आपको कब सूचना मिली? सर लगभग 2-2:30 बजे लमसम। तो उसको क्या कंडीशन था? सर वो एकदम कुछ बोल नहीं रहा था, खाली जैसे कह रहा था कि मुझे पानी पिलाओ, बस यही बोल रहा था। कहाँ पे मौत हुई? सर उसके घर पे ही। क्या इसमें प्रेम प्रसंग का कोई मामला था? जी सर। क्या मामला था? सर ये था कि मतलब जैसे उनकी भाभी थी, जैसे ये मेरा भाई बात करना नहीं चाहता था, मतलब कि पहले से बात करता था, अब नहीं करना चाहता था। उसकी भाभी बार प्रेस करती थी उससे बात करने के लिए, तब वो बात करने लगा तो बात करते करते लोग बुला कर उसके घर में मरवा दिए लोग। पहले भी कोई घटना घटी? जी सर। क्या घटना? पहले सर पहले जब हुआ था तो एक बार तो हम लोग बुला कर, मतलब हमारे घर पर आकर लोग, तो हमारे पिताश्री को, मम्मी को मारे और हमारे भाई को, सबको लोग मारे थे लोग। उसमें कोई थाने की तहरीर? जी सर। जी। क्या कार्रवाई? सर उस समय कार्रवाई हुई थी, मतलब कि समझौता हो गया था। जी। आज के डेट में जब आपके भाई को मारे थे, क्या लोग का नाम जत किए? सर लोग 5 लोग हैं। कौन? सर सुनील हैं, दीपक और उनकी माता श्री हैं सीता और सुनीता और उनकी भाभी हैं।
उनकी भाभी का नाम नहीं पता है, अनीता नाम है। रीता। आजमगढ़ में प्रेम प्रपंच को लेकर आपराधिक घटनाओं में कमी आने का नाम नहीं ले रही है। कुछ दिन पहले जहां लेखपाल को इसीलिए गोली मार दी गई थी और एक अन्य घटना में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। अब एक बार फिर यह दर्दनाक घटना घट गई है, जिसमें प्रेमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह पुलिस की सक्रियता पर निश्चित रूप से सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं पुलिस की विश्वसनीयता भी सवालों के घेरे में है। कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 100% सुनिश्चित कराए जाने के मुख्यमंत्री के दिए गए निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा श्रम परिवर्तन कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित पंजिका का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि कुछ कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति के बाद भी उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है। जिलाधिकारी ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उप श्रमायुक्त को निर्देश दिए कि नियमित रूप से उपस्थिति पंजिका को चेक करें तथा उपस्थिति पंजिका में सभी कर्मचारियों के हस्ताक्षर सुनिश्चित कराएं। कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क सक्रिय अवस्था में नहीं मिला, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उप श्रमायुक्त को निर्देश दिए कि कोविड हेल्प डेस्क का बैनर लगाकर एक मेज, पल्स ऑक्सीमीटर व सैनिटाइजर रखें तथा कार्यालय में आने वाले सभी व्यक्तियों को पल्स ऑक्सीमीटर से जांच एवं सैनिटाइज करने के बाद ही कार्यालय में प्रवेश कराएं। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि कोविड हेल्प डेस्क को नियमित रूप से सक्रिय रखें, सभी कर्मचारी मास्क लगाएं, कार्यालय परिसर को सुबह शाम सैनिटाइज कराएं, सभी काउंटर के सामने 2 गज की दूरी का गोला अवश्य बनाएं। रजिस्ट्रेशन कक्ष के निरीक्षण के दौरान अलमारियां अस्त व्यस्त अवस्था में पाई गई। जिलाधिकारी ने इसको ठीक ढंग से रखे जाने के निर्देश दिए तथा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जो भीड़ लगी थी उसके लिए 2 गज की दूरी पर गोला बनाने के निर्देश दिए। शहर में सड़कों की स्थिति बदतर है, बदहाल है। पास कॉलोनियों, मुख्य बाजारों से लेकर नगर की सभी प्रमुख सड़कें जगह जगह से टूटी पड़ी हैं। कहीं सड़कों से डामर गायब है तो कहीं गड्ढे ही गड्ढे हो चुके हैं। घटिया सामग्री के प्रयोग के साथ साथ नाले, नालियों और सीवेज के गंदे पानी के कारण सड़कें लगातार क्षतिग्रस्त होती रही हैं। बीच बीच में अंडरग्राउंड केबल पाइपलाइनों ने इन्हें खोद कर लगभग निगल ही लिया है। लोगों का इन सड़कों से निकलना चलना दूभर हो चला है। हुजूर से लेकर साहब हर बैठक में गड्ढा मुक्त सड़कों के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन काम धरातल पर कहीं होता नहीं दिखाई दे रहा, जिससे समतल, शानदार व बढ़िया सड़क की इच्छा शहरियों का स्वप्न बनकर रह गई है। लोग पिछले 5-6 सालों से सड़कों के सुधार की राह देख रहे हैं। सुंदरीकरण की पहली सीढ़ी पर पांव रखने का इंतजार कर रहे हैं। सब्जी मंडी और कटरे तक की रोड की बात मत करिए, इस पूरे शहर की जो सड़कें हैं नगर पालिका के जो क्षेत्र के अंदर आती हैं, उनकी हालत जो है कि अगर कोई बीमार आदमी को अस्पताल ले जाना हो तो वो रास्ते में दम तोड़ जाएगा, आदमी पहुंच नहीं पाए, इतनी बुरी हालत है। और मेरे ख्याल से 4-5 साल से इस पर कोई काम ही नहीं हुआ पूरी सड़कों पर यहाँ से। लेकिन अगर आप किसी भी क्षेत्र में, मोहल्ले में चले जाइए, खाली कटरा ही नहीं, आप पांडेवार की सड़क देख लीजिए, आप तकिए पे चले जाइए, आप जो है लाल डिग्गी की सड़क पे चले जाइए, पूरे या कालीगंज वाली मार्ग पर आप चले जाएं, कहीं भी सड़क आपको साफ़ सुथरी कहीं सड़क दिखेगी नहीं। बार बार ये दावा किया जाता है शासन की तरफ से कि हम गड्ढा मुक्त करा रहे हैं, आप देख लीजिए गड्ढे, पूरे शहर में गड्ढे बढ़े हुए हैं। कोरोना संक्रमण के बीच छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए यूजी पीजी की प्रवेश परीक्षाएं सभी महाविद्यालयों कॉलेजों के द्वारा शुरू कर दी गई हैं। इस क्रम में नगर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय सिविल नेशनल पीजी कॉलेज में बुधवार से यूजी प्रवेश परीक्षाएं प्रारंभ हो गईं। बुधवार को बीए की प्रवेश परीक्षा का महाविद्यालय में आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2100 प्रवेशार्थी सम्मिलित हुए। महाविद्यालय यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के अंतर्गत 11 सितंबर को बीसीए, बीबीए, 14 सितंबर को बीएससी बायो, 15 सितंबर को बीएससी मैथ्स व 16 सितंबर को बीकॉम प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा। यूजी प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की संभावित तिथि 25 सितंबर निर्धारित की गई है। वहीं दूसरी तरफ पीजी प्रवेश परीक्षा के अंतर्गत मास्टर डिग्री के विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत 22 सितंबर से 26 सितंबर तक विभिन्न तिथियों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। 3 अक्टूबर को महाविद्यालय एलएलबी व 7 अक्टूबर को एलएलएम प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा।
कोविड-19 को देखते हुए अलग अलग तिथि में अलग अलग कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। इसका निर्धारित कार्यक्रम संबंधित जगहों में भिजवा भी दिया गया है और आपको भी एक कॉपी दे देता हूं मैं। आज से प्रवेश परीक्षा प्रारंभ हुई है। आज बीए की प्रवेश परीक्षा थी। लगभग 2000 या 2000 से ऊपर इनरोल्ड थे उसमें। ये 11 सितंबर को BCA और BBA की परीक्षाएं हैं। BSc बायोलॉजी की 14 सितंबर को है। BSc मैथ के लिए 15 सितंबर की तिथि निर्धारित है और BCom में प्रवेश की परीक्षा 16 सितंबर को होनी है। यह है पूरा UG का टाइम टेबल। बाकी परीक्षाएं जो PG की हैं, MA, MSc, MCom, इनके लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित हैं और अभी कुछ की फॉर्म भरने की लास्ट डेट ख़त्म नहीं हुई है इसलिए, लेकिन उनकी तिथि जो है प्रवेश परीक्षा की तिथि निर्धारित है जो 22 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक 22, 23, 24, 25, 26 सितंबर और 3-7 अक्टूबर में आयोजित होनी है, जिसमें MSc, MCom, MA और LLB, LLM शामिल है। उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के तत्वाधान में बुधवार को नगर के गौरीशंकर घाट स्थित मंदिर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निजी विद्यालयों द्वारा लगातार अभिभावकों के ऊपर बनाए जा रहे फीस आदि के दबाव की भर्त्सना की गई। 3 महीने की फीस माफ किए जाने की मांग उठाई गई। अध्यक्षता महासंघ के महासचिव गोविंद दुबे और संचालन राकेश मौर्य ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि निजी विद्यालयों द्वारा लगातार अभिभावकों का आर्थिक मानसिक शोषण किया जा रहा है, जिसको लेकर लंबे समय से महासंघ लामबंद रही है। वर्तमान में कोविड-19 के कारण मध्यम व निचला तबका आर्थिक मार झेल रहा है। इसी बीच निजी विद्यालयों द्वारा भी अभिभावकों पर ऑनलाइन और माहवार फीस को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण अभिभावकों के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। महासंघ मांग करता है कि ऑनलाइन क्लास और 3 महीने की फीस को माफ किया जाए ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके। इसके अलावा अध्यक्ष युधिष्ठिर दुबे ने कहा कि महासंघ अभिभावक हितों को लेकर सदैव मुखर रहेगा। महासंघ ने फीस अधिनियम 2018 के अनुसार सभी विद्यालयों के बैलेंस शीट की जांच करवाने की सरकार से मांग किया तथा निजी विद्यालयों के अध्यापकों का पक्ष रखते हुए संघ पदाधिकारियों ने अध्यापकों को उचित मानदेय देने की मांग किया। महासंघ ने चेतावनी दिया कि अन्य प्रदेशों की तर्ज पर प्रदेश सरकार द्वारा निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करती है तो महासंघ पूरे प्रदेश में आंदोलन करने को बाध्य होगी। आपदा में लोगों के व्यवसाय छीने जा चुके हैं, लोग बेघर हो चुके हैं, बहुतेरे लोग बाहर से आके अपने इस काल के समय अपने घर पे किसी प्रकार से गुजर बसर कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल वालों का जो एक प्रताड़ना का तरीका है फीस को लूटने के लिए, अपनी जेबें को भरने के लिए, वो इस अपनी मनमानी से नहीं चूक रहे हैं। तो इसी आफत, इसी विषय को लेके आज हम इस बैठक को यहाँ पे अपने अभिभावकों के साथ कर रहे हैं। इसमें यह विमर्श होगा, जो यहाँ से विचार विमर्श निकलेगा यह यहाँ से लेकर सरकार तक और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, जिससे कि हम लाखों अभिभावकों को राहत दिलाने के काम के विषय में लड़ाई लड़ेंगे और इसको पूरा करेंगे। किस तरह की राहत दिलाएंगे? हम यह चाहते हैं कि जिन अभिभावकों के बच्चे जो फीस न दे पाने की अवस्था में, उनके बच्चों का जो ऑनलाइन क्लास चल रहा था, जिसको सरकार ने प्रायोजित किया था कि ऑनलाइन पढ़ाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से सही है, लेकिन जिन जिन बच्चों की फ़ीस नहीं दी गई है, जो अभिभावक अक्षम थे फीस देने में न देने में, उनके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी रोक दी गई हैं। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि इन विद्यालयों को आप उन बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस को शुरू करवाने में मदद करें। दूसरी चीज़, एक सबसे बड़ा विषय है इन्हीं के बच्चों की फ़ीस के साथ साथ कि जो वहाँ पे कार्यरत अध्यापक हैं, उन बेचारों का शोषण बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रहा है, पहले भी होता रहा है। उनको अगर तनख्वाह 10,000 दी जा रही है तो उनके रजिस्टर पे उनसे सिग्नेचर 20,000 की करवाई जाती है।
और आज यह दशा हो गई है कि उनको तनख्वाह दी भी नहीं जा रही है, बच्चों से फीस वसूली एन केन प्रकार की भी जा रही है, उसके बावजूद वो बेचारे असहाय हैं। विद्यालय जिस भी प्रोटोकॉल में बुलाया जा रहा है वो जा रहे हैं, इस मन मनसा पे कि हो न हो आज 2 महीने बाद 1 महीने बाद उनको उसकी तनख्वाह दे दी जाएगी। तो हमारी सरकार से यह भी अपील है कि इन छात्रों की फ़ीस के साथ साथ इन निजी विद्यालय के अध्यापकों के साथ भी न्याय किया जाए, उनके लिए भी उन विद्यालय वालों के ऊपर कड़ा कानून बनाया जाए जिससे कि वो उनको उनका तनख्वाह भी उचित समय से दें। दबाव बनाकर विद्यालयों द्वारा फीस वसूली की जा रही है, जिसका विरोध हम यहाँ पर अभिभावक महासंघ के लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज विद्यालयों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। यदि एक परिवार में 3 बच्चे हैं और एक साथ उनके क्लास चल रहे हैं तो शायद यह संभव नहीं कि किसी परिवार में 3-3 डिजिटल सिस्टम हो जो कि बच्चों को एक साथ क्लास अटेंड करा सके। इस पे भी सरकार को एक बार विचार करना चाहिए, जिसके लिए हम लोग आज इसी बातों को लेकर इकट्ठा हुए हैं और यह विचार अपना रख रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से एक मध्यम वर्गीय परिवार इतने सारे एंड्रॉयड सिस्टम एक साथ कहाँ से उपलब्ध करा पाएगा कि हमारे 3 के तीनों बच्चे एक साथ अध्ययन कर सकें, पढ़ाई कर सकें। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ऑनलाइन क्लास को हो या फिर 3 महीने की फीस का मुद्दा हो, इस पे सरकार को पुनः एक बार विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार एक तरफ ये कहती है कि 25% बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं वो प्राइवेट विद्यालय उनको एडमिशन दें, दूसरी तरफ कहा जाता है कि ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। ऑनलाइन वो बच्चे, गरीब बच्चे कहाँ से मोबाइल लाएंगे, कहाँ से लैपटॉप लाएंगे? क्या सरकार उनको प्रोवाइड करेगी, विद्यालय उनको प्रोवाइड करेगा? इसकी वजह से वो 25% बच्चे पूरी तरीके से शिक्षा से, अपने मौलिक अधिकार से, अपना मौलिक अधिकार नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, 2018 अधिनियम जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश लाया था, उसके बाद लागू किया गया और कहा गया कि कुल फीस सालाना 20,000 से ज़्यादा नहीं ली जा सकती है किसी भी अभिभावक से, किसी भी स्टूडेंट की। और आज सभी विद्यालय जो है 20,000 से ज़्यादा फीस ले रहे हैं। तो एक तो जो है ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए एक फ़ीस निर्धारित होनी चाहिए, वो निर्धारित फ़ीस नहीं ली जा रही है, बल्कि स्कूलों द्वारा जो मनमानी फ़ीस थोपी गई है वो हमारे अभिभावकों से वसूली जा रही है। हम सभी लोग उससे ग्रसित हैं। उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ आजमगढ़ के बैनर तले यहाँ बैठक हुई। यहाँ कोविड-19 के आपदा के समय में, महामारी के दौर में जो स्कूल माफियाओं द्वारा अभिभावकों पर अनावश्यक फीस वसूली को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, उस पर चर्चा हुई। मेरा मानना है कि जो भी विद्यालय अभिभावकों से ज़बरदस्ती जो असक्षम हो फीस देने में, उन दबाव बना रहे हों, तो वहाँ से अपने बच्चे को निकाल लें। और हम लोग भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताएं कि हम लोग भी लोगों को जागरूक करेंगे कि उस स्कूल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाल कर दूसरे स्कूलों में, जो है सरकारी स्कूलों में दाखिला लें। हम नहीं, ये पूरी दुनिया आज कोविड-19 नाम की महामारी से त्रस्त है। सरकारें त्रस्त हैं, वो एक मुद्दा है। जो हमारे हम जब अभिभावक हैं, हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, तो हमारे जिसे हम अभिभावक हैं, चलिए हमारी कहीं चलती है। बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनकी नौकरियां छूट गईं। लोग हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के अपने घर आ गए, उनके पास कोई फीस देने का कोई और माध्यम नहीं है, उनकी नौकरी छूट गई। और यहाँ पर जो छोटे छोटे व्यवसाय थे जो करते थे, और इस ललक से कि हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन लेगा, अच्छे विद्यालय में उन्होंने दाखिला करवा दिया, तो एक रोज़गार उनका चलता था, व्यवसाय चलता था, वो फीस कहीं न कहीं से कर पाते थे। लेकिन इधर जब सब कुछ बंद है, ऐसे में ऐसे बच्चों को दबाव देना कि आप फीस जमा करिए, वो कहाँ से कर पाएंगे? तो इसमें सरकार को हम नहीं करें कि सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए कि कम से कम इस तरह का कोई प्रावधान लाए उनके लिए भी। और ऐसे विद्यालयों में जो मोटी फीस लेकर के पढ़ाते थे और अपने यहाँ जो अच्छे
लड़कों को रख करके पढ़वाते थे उनको कम पैसे में पढ़वाते थे। कम से कम उनका भी ख्याल रखें कि जो मोटी रकम उनको मिलती थी वो अपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगाए हैं। कम से कम उनको भी पैसा कुछ न कुछ वो महीने का देते रहें ताकि उनका भी चलता रहे। पुत्रों के दीर्घायु के लिए माताओं द्वारा रखे जाने वाले निराजल जीवित पुत्र का व्रत के आते ही लोगों के अंदर से कोरोना का डर कुछ इस तरह नदारद दिखाई दिया कि पर्व की पूर्व संध्या पर बाजार पूरी तरह से जाममय दिखा। नगर क्षेत्र में बड़ा देव से लेकर मुख्य चौक तक काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिली। फुटकर विक्रेताओं के ठेलों और व्रत सामग्रियों से पटे बाजार में उमड़ी आस्था की भीड़ के बीच लोग घंटों जाम के झाम में फंसे दिखाई दिए। बहरहाल आपको बता दें कि पर्व के अंतर्गत सर्वाधिक भीड़ व्रत से जुड़ी सामग्रियों की दुकानों पर उमड़ी दिखाई दी। चीनी के लड्डू, चना, बड़ दातून, तिल व नेनुआ पत्ती, केला, सेब, नारियल, जूतिया की बिक्री जोरों पर रही। गुरुवार को मनाए जाने वाले पर्व के निमित्त माताओं की आस्था व उत्साह देखते ही बना। व्रत व पर्व के निमित्त उन्होंने विस्तार से बातें की। अपने बेटे के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। तैयारी इसमें यही है, जूतियाँ लिया जाता है, रहता है, निराजल रहते हैं व्रत, वो चीनी के लड्डू, फल फूल रहता है, चीनी की मिठाई रहती है, अपने इच्छा अनुसार और भी बहुत सारे चीज़ रहते हैं, साड़ी चढ़ाया जाता है, ये सब। हाँ, बच्चे के लिए करते हैं। कल जूतिया का त्यौहार है। इसमें पुत्र की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है और ये व्रत सभी औरतें निराजल रखती हैं और शाम के टाइम में जो है गोठ लगता है, सारी औरतें एकजुटती हैं, एकजुट होकर पूजा पाठ करती हैं। फिर सुबह के टाइम में अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत में चीनी का लड्डू चढ़ाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो चीनी का लड्डू और चना और ये जूतियाँ होती है माले में वो चढ़ाई जाती है और फल होते हैं वही सब। मेन रूप से चीनी का लड्डू और जिसको हम लोग लड्डू बोलते हैं और चना, ये मेन रूप से चढ़ाया जाता है। और इसी के साथ मैं सभी बच्चे अच्छे से रहें और सभी औरतों की, जितने लोग ये व्रत रख रहे हैं, सभी महिलाओं की मनोकामना पूरी हो। ये बेटों का त्योहार है बेटा, जूतिया लोग कहते हैं, जूतिया बेटा का त्योहार है और लोग व्रत रखती हैं, फिर 24 घंटा रख के पानी पीती हैं बेटे के लिए। चढ़ाया जाता है, ऐसा है कि वो चांदी और सोने की जूतियाँ बनी रहती है, हैं उसी को ये धागा ले जा रहे हैं ना, उसी में गूंथ दिया जाता है और चना या ये सब ले जाया जाता है नदी के किनारे, तो वहीं पूजा वूजा करके बिहान भर फिर पहना दिया जाता है। जी, अब ये लोग चढ़ाए आए हैं बाप दादे से, हैं आज से नहीं चढ़ता चन्ना, आज से नहीं चढ़ता है बेटा, अब नए में फल चढ़ा रहे हैं लोग। पहले यही चना चढ़ता था, अब फल और जैसे जो नारियल फल जो कुछ है लोग चढ़ाते हैं। रेलवे टिकट में टेम्परिंग करके फर्जी टिकट बनाकर बेचने वाला जालसाज पुलिस के हत्थे चढ़ गया। निजामाबाद थाना पुलिस ने बुधवार को फरिया चौक से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आए मोहम्मद आरिफ उर्फ मुन्ना निवासी चकिया थाना निजामाबाद के पास से कंप्यूटर, लैपटॉप व प्रिंटर बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि प्रवीण कुमार निवासी फत्तनपुर थाना निजामाबाद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरिफ ने फर्जी रेलवे टिकट बनाकर उसे बेचा है। इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरिफ को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद आरिफ रेलवे टिकट का शातिर जालसाज है। धोखाधड़ी के मामले में पहले भी कई बार जेल जा चुका है। एसपी ने बताया कि इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और संपत्ति कुर्क की जाएगी। कल मेरे समक्ष एक जन शिकायत हुई थी जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि थाना निजामाबाद क्षेत्र में एक व्यक्ति रेलवे का कंफर्म रिजर्वेशन टिकट बना कर देता है और उनके द्वारा ये भी शिकायत की गई थी वो टिकट लेकर जब वो
जो उन्होंने कराया था जब वो ट्रेन में बैठे तो फर्जी निकला। इस पर मेरे द्वारा थाना निजामाबाद को निर्देशित किया गया था कि इस संबंध में जांच करें और सही पाए जाने पर इसमें मुकदमा पंजीकृत करके उसमें कार्रवाई करें। आज एक अभियुक्त आरिफ नाम के अभियुक्त और उसके पास से जो लैपटॉप है, प्रिंटर है और यूपीएस वगैरह है जो आवश्यक उसकी संसाधन है वो सब बरामद हुए हैं और ये बात प्रमाणित हुई है कि ये IRCTC की जो साइट है उस पर जो मूल टिकट है उसमें एडिट करके टिकट बनाते थे और उसे निकालकर दे देते थे और जो फर्जी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसे जेल भेजा गया। सर, ये पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है लेकिन बावजूद इसके कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। ये पहले भी कई बार जेल जा चुका है और रेलवे की तरफ से भी कई मुकदमा इसके ऊपर दर्ज है। देखिए, ये अब ये पकड़ा गया है और इसके पुराने जो मुकदमे हैं उनकी जानकारी की जाएगी उनकी, और इस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, इसके द्वारा जो प्रॉपर्टी इस धंधे से इसके द्वारा अर्जित की गई है वो उनकी कुर्की की कार्रवाई और अन्य कार्रवाई जो गंभीर कार्रवाइयाँ हैं वो इस पर की जाएंगी। सर, ये अकेला है कि कुछ और लोग? देखिए, ये अकेला है और अकेला ही इसके खिलाफ शिकायत हुई थी कि अकेला ही ये कार्य करता है।